बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्तिशाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत की तस्वीर ने पूरी दुनिया गुज़श्ता रोज 3 साला बच्चे के सामने उसके नाना को भारतीय फौज ने जिस दरिंदगी का निशाना बनाया है, उस पर आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अंतोनियो गुतेरेस का यह कहना है कि कातिलों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की तरफ से भी मजम्मती बयान जो है वो जारी किया गया। 5 अगस्त 2020 के बाद कोई दिन नहीं गुजरता कि जब मोदी की सफाकियत और दरिंदगी से कश्मीरी महफूज रहे हों। अगरचे दहाइयों से कश्मीरी इस जुल्म का वो सामना कर रहे हैं, लेकिन 11 महीने कबल कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने के बाद कश्मीरियों पर 8 लाख मजीद फौज जो है वो मुसल्लत की गई और कश्मीर की वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। भारत के इन इक़दामात पर अब चीन भी बोल पड़ा है और हाल ही में भारतीय अज़ाइम को भांपते हुए गिलवान की वादी में जो लद्दाख का हिस्सा है, चीनी अफवाज ने भारतीय अफवाज के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। दर्जनों भारतीय फौजियों की हलाकत हुई वहां पर और सैकड़ों के जख्मी होने के बाद मोदी और भारतीय मीडिया को जो है वो वहां पर सांस सूंघ गया। बड़ी अजीब और अचंभे की बात यह है कि बड़ा ही एक मुख्तलिफ किस्म का रवैया और एक एग्रेशन जो खुद ही जारियत करके पाकिस्तान के साथ सामने आता है, अब उसे बिल्कुल उलट ही एक जो है वो सूरत हाल है। भारतीय मीडिया को भी सांस सूंघा हुआ है और हुकूमत की तरफ से जो बड़े बड़े के स्टेटमेंट्स दिए जाते थे वो भी वाक़ियत की मंसूबा बंद। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद रजा खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मसूद रजा खान साहब, मैं यही जानना चाहूंगी कि लद्दाख में इस वक्त जो सूरत हाल है बन रही है, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं और खास तौर पर भारत मकबूजा कश्मीर पर जो है वो भारतीय जारियत जारी रखे हुए है। एक रोज पहले जो दिल दहला देने वाला वाक़या है वो भी हमारे सामने है और दूसरे फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि उसको पसपाई का सामना है। जी देखिए, जो लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तसादुम हुआ है, भारत को कई महाजों पर शिकस्त हुई है। एक तो ये कि भारत की हमेशा कोशिश ये रही है कि कश्मीर को एक दाखिली मामले के तौर पर पेश करे, लेकिन कश्मीर एक मरतबा फिर इंटरनेशनलाइज हुआ है चीन की शमूलियत की वजह से या चीन के इक़दामात की वजह से। दूसरा ये है कि जो हिंदुस्तान है वो मज़ाहमत नहीं कर सका, कोई जवाब नहीं दे सका फौजी सतह पे, अस्करी सतह पे, क्योंकि वो मसल फ्लेक्सिंग कर रहे थे बड़े अरसे से और ये कह रहे थे कि जी चीन को भी हम सबक सिखाएंगे या अक्साई चीन को वापस लेंगे। तो जब वक्त आया तो भीगी बिल्ली बन गए हैं और उनका बहुत ही म्यूटेड रिस्पॉन्स है। दूसरा ये है कि उन्होंने हमेशा अमेरिका को ये यकीन दिलाया था कि चीन से वो निमट लेंगे और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके सिलसिले में उन्होंने हमेशा ये यकीन दिलाया था कि वो चीन का मुकाबला करेंगे या चीन से जो है कुछ इलाकों को वापस लेंगे। वो भी साबित नहीं हो सका। बल्कि तीसरे मैं ये कहूँगा कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी मजबूत आवाज़ नहीं आई कि वो हिंदुस्तान की मदद करेंगे। एक बयान जो है वो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो का आया था और उन्होंने फ़ौजी हवाले से कुछ उसने बात की है कि वो मगरबी यूरोप से जो अफवाज को मुंतकिल करके यहाँ एशिया पैसिफिक में पिवट करेंगे और उसमें हिंदुस्तान का भी नाम लिया है। ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान के अंदर फ़ौजें जो है वो मुतय्यन करेंगे या नहीं करेंगे। जो आखिरी चीज़ है वो ये है, और ये बहुत बड़ा ख़तरा भी है और ये हम देख भी रहे हैं कि इस हज़ीमत की वजह से, इस शिकस्त की वजह से हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने तशद्दुद को और कत्लेआम को तेज़तर कर दिया है। आपने देखा होगा ये जो दिलखराश वाक़या है जिसमें एक दादा को मार दिया गया, बच्चा उसके ऊपर बैठा रो रहा है, दुहाई दे रहा है। तो इस किस्म के सफ़ाकाना मज़ालम बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान ने बैक वक्त धमकी दी थी कि वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला करेगा और ताकत के ज़ोर पर अक्साई चीन को वापस लेगा। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो आखिरी जहत में वाज़े करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो हिंदुस्तान की एक रोड है जिसको आप कहते हैं दरबूक, श्योक और दौलत बेग, ओल्डी, ये रोड जो थी ये एक पैरेलल किस्म का एक फीचर बन रहा था और ये जो शाहराह कराक्रम है उसके मुकाबले में बनाई जा रही थी। इस शाहराह को और उसके इर्द गिर्द जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हैं, तामीरात हैं, अस्करी नौइयत की तामीरात जो हैं, उससे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत की जा सकती थी, सिर्फ लद्दाख में नहीं। तो इस तरीके से चीनी इक़दाम से
میں یہ کہوں گا کہ عسکری سطح پہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو بھی تحفظ مہیا کیا گیا ہے۔ ہاں بالکل، میں مسعود خان صاحب یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ لداخ اور جو آزاد جموں و کشمیر ہیں ان کے حوالے سے ہم نے متعدد جگہوں پر دیکھا ہے کہ ساتھ ساتھ بیان جو ہیں وہ دیے جاتے رہے ہندوستان کی طرف سے، اور ان کے اوپر حملے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جاتی رہی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑی ہے لداخ کو لے کر کے بھارت کو، تو یقیناً آزاد جموں کشمیر پر بھی اب جو ہے وہ بھارت کو کچھ سبق تو سیکھنا چاہیے اور کچھ محتاط ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اور دوسرے جو آپ نے یہ کہا کہ ہندوستان کی طرف سے لداخ اور آزاد کشمیر کے معاملے میں بیک وقت بیانات آتے رہے، تو چین کی طرف سے بھی لداخ کے سلسلے میں اور جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان نے غیر قانونی اقدامات کیے تھے 5 اگست کو گزشتہ برس اور پھر 31 اکتوبر کو اور اس سال جو 2 اپریل کو کیے ہیں، تو وہ بھی جو ہے بیانات جو ہے پورے خطے کے بارے میں تھے، پورے جموں و کشمیر کے سلسلے میں تھے۔ وہ بیانات سلامتی کونسل میں دیے گئے ہوں یا چین کے دفتر خارجہ نے دیے ہوں، وہ جو ہے وہ بیانات چین کی طرف سے بہت ہی معنی خیز ہیں اور ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کے لوگ اکیلے نہیں ہیں، پاکستان اکیلا نہیں ہے، تنہا نہیں ہے۔ ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے نشانے پر ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یعنی جو چین کا یہ جس کا ایک حصہ جو ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے، وہ اسے ختم کرنا چاہتا ہے یا اسے سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، ناکام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خود ہندوستان کے بھی جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفادات اس سے زد میں آ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ امریکہ کے حکم پہ ایسا کر رہا ہے یا امریکہ کی ایما پہ ایسا کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے چین کو نشانہ بنایا تھا، اور اب جو ہے وہ جو ہے مختلف قسم کے بہانے لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ چین نے جارحیت کی، یہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمارے سرپرائز ہو گئی، اور نریندر مودی نے بھی جو بہت ہی متضاد بیانات دیے ہیں یا ایسے بیانات دیے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوم کا، ہندوستان کی قوم کا حوصلہ اور پست ہو گیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چین نے پاکستان چین اقتصادی راہداری کو بھی تحفظ دیا ہے ان اقدامات سے۔ صحیح۔ اچھا مسعود خان صاحب، لیکن اس ساری صورتحال میں ایک چیز جو یہاں پر مختلف ہے اور جو پاکستان کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کی نہیں ہوتی، وہ یہ کہ بھارت کا رویہ، بھارت جو ہے وہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہی جارحیت کرتا ہے اور خود ہی کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچاتا ہے، اور اس کے بعد اتنا واویلا کیا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے، حکومت کے جو وزراء ہیں یا حکومت کی طرف سے جو بیانات ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن یہاں پر صورتحال بالکل فرق ہمیں لگ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چین کے معاملے پر جو ہے نہ وہ اگریشن ہے، نہ میڈیا اس طریقے سے آگ اگل رہا ہے، تو یہ کمپیریزن جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کر سکتے تھے، دیکھیے ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے اپنی ٹکر کی فوج سے لڑنے کا، وہ عام طور پہ یہ ہے، ان کی عسکری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کہ وہ پہلے اپنے شہریوں کو نہتے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو مارتے ہیں۔ یہ جو گزشتہ برس اور اس برس کے آغاز میں جو شہریت ترمیمی ایکٹ کے بعد انہوں نے یو پی میں اور دلی میں لوگوں کو مارا تھا، جس بے دردی سے مارا تھا، مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو نہتا کر کے ان کو مار رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے جو ہے ان پورے ہندوستان بھر میں دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے، بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر میں، تو ان کی تربیت ہی ایسی نہیں ہے کہ کسی ٹکر کی فوج سے وہ مقابلہ کر سکیں یا اپنی ساورنٹی یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع کر سکیں۔ پاکستان کے ساتھ جب بھی ان کی لڑائی ہوئی ہے یا جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے یا پاکستان کی افواج نے سن 1947-48 میں جنگ لڑی تھی، اور اب تک جتنی جنگیں لڑی ہیں اس میں ہندوستان کبھی سبقت نہیں لے سکا، کبھی جیت نہیں سکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت ہی نہیں ہے، عسکری تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس طریقے سے چین جیسی مضبوط PLA کے ساتھ ٹکر لیں اور پھر فتح ان کی ہو۔ اچھا مسعود خان صاحب، بھارتی حکومت کے اوپر آبویسلی ایک پریشر بھی ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پھر کس طریقے سے کیا جاتا ہے، بارڈر کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جاتی ہے، سرحد کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، پھر جو ہے وہ آبویسلی جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ میڈیا کافی آگ اگل کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا، تو ایک پریشر جو ہے وہ ریلیز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے چینی 59 ایپلیکیشنز ہیں جن کو بین کر دیا۔ آبویسلی بھارت کے جو انٹرسٹ ہیں، تجارتی انٹرسٹ، وہ بھی جڑے ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جو اس طرح کی حرکتیں ہونے لگی ہیں بھارت کو یقیناً اس ہرزہ سرائی کی جو ہے وہ کافی بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے؟ دیکھیے ان کے پاس ہتھیار ہی کیا رہ گئے تھے، ایک امریکہ کا سہارا تھا، اور یہ جو دوسرا انہوں نے شروع کیا ہے کہ جی چینی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے یا ان کی ایپس جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے،
तो मैं ये समझता हूँ ये कहरे दरवेश बरजाने दरवेश है, क्योंकि जितना जितना वो चीन के साथ मुकातिया करते जाएंगे या उसके चीज़ों के ऊपर जो है या सर्विसेज के ऊपर पाबंदी लगाते जाएंगे, इतना हिंदुस्तान को नुकसान होगा। उनका ये ख्वाब है कि किसी तरीके से जो है अमेरिका चीन में जो उसके कॉपरेशंस हैं या जो उसकी सरमायाकारी है उसको हिंदुस्तान में मुंतकिल कर ले, लेकिन अमेरिका इस किस्म की चीज़ करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की चीन में बहुत वसी पैमाने पे सरमायाकारी है। दूसरी चीज़ ये ऐप्स का आपने जिक्र किया है, तो ये ऐप्स की जंग वो इसलिए नहीं लड़ रहे कि वो कोई उनकी बरतरी है, बल्कि उनकी कमज़ोरी है। उनकी जितने जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं या जो उसके बाद जो कम्युनिकेशन के जितने सेंटर्स हैं, उसमें उनके पूरे का पूरा निज़ाम जो है उसका बहुत ही गहरा इन्हिसार चीन की डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर है और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है। उन्हें ख़दशा है कि किसी तरीके से जो है वो मैलवेयर ना इस्तेमाल करे, जिसको कहते हैं ना मैलवेयर, वो इस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके निज़ाम को बिगाड़ देता है, फौजी और सिविलियन निज़ाम्स को बिगाड़ देता है। तो वो समझते हैं कि वो कोई ऐसा स्विच ना वहाँ से ऑन कर दे जिससे इनका पूरे का पूरा जो क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह और बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, यानी भारत के ऊपर अब एक खौफ का सा आलम है और खौफ इतना बढ़ चुका है कि उसको एप्लीकेशंस तक जो है वो चाइनीज बंद करना पड़ेंगे। खौफ का ये आलम है। सदर आजाद जम्मू कश्मीर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और खौफ का तो ये आलम एक तरफ रहा, बुज़दिली ऐसी है कि साफ नजर आती है कि जहां पर कमजोरी नजर आती है सामने वाले बंदे की, वहां पर जो है चढ़ाई हो जाती है। कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हुआ है वो हमारे सामने है। पाकिस्तान को जिस तरीके से यहाँ पर बर्बरियत करने की कोशिश की जाती है या जो खिलाफ वर्जियां करने की कोशिश की जाती है वो भी हमारे सामने। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब पता चला कि सामने तो चाइना खड़ा है तो फिर जो है वो याद आ गई और फिर जरा दिमाग ने काम करना शुरू किया कि ये तो पंगा हम ले ही नहीं सकते। तो जो रिस्पांस है वो बिल्कुल ही हमें फर्क यहाँ पर दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ में फ़ज़ाई इंडस्ट्री में जो एक मकाम था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10-15 साल में ये ज़वाल पजीर हुई। हर चीज की वेरिफिकेशन शुरू हुई। कुछ ऐसे भी थे जिनके सस्पेक्ट था, जिनका इर्रेगुलरिटी थी उनके लाइसेंस, तो इमीडिएटली फौरन 54 ऐसे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया, माने वो जांच के करीब भी नहीं आए। और उसके साथ साथ खामोशी से अंडरकवर एक बहुत डिटेल्ड फोरेंसिक इंक्वायरी शुरू हुई। 236 इर्रेगुलरिटीज और सस्पेक्ट इश्यूज थे पायलट्स के साथ। जब ये फाइंडिंग्स आई तो ये सारों के सारों को इमीडिएटली ग्राउंड कर दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तबाही के दहाने पर है और इस कौमी असासे की बर्बादी में सबसे ज्यादा मुलविस हैं जी सियासतदान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तैयारा हादसा केस में पायलट की जो है वो जिम्मेदार करार दिया था और आज PIA की तबाही के हवाले से गुज़श्ता हुकूमतों के सियासतदानों पर इल्जाम भी आयद किया गया। शिबली फराज, अली जैदी और शहजाद अकबर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि माजी में PIA में होने वाले ड्रामों का पूरी कौम को इल्म है। इदारों की तबाही में सियासतदानों का एक बड़ा हाथ है। मुशाहिदुल्लाह खान ने एयरलाइंस में अपने रिश्तेदार लगाए। तहकीकात के दौरान हर जगह करप्ट नासिर की मौजूदगी का इंकशाफ भी हुआ। उन्होंने बताया कि 2010 से 2018 के दरमियान 236 अफराद मशकूक तरीकों से भर्ती किए गए थे। मार्च 2019 में हमारी हुकूमत ने नई एविएशन पॉलिसी मुतारिफ कराई और उन्होंने ये वादा भी किया कि वादा है आपसे कि चंद महीने में सिविल एविएशन अथॉरिटी दुनिया की टॉप अथॉरिटी बन जाएंगे। फिलहाल तो इस तरह के कोई आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे। बहरहाल उन्होंने कहा कि गंदे अंडे निकालेंगे। खिलाफिज दाब्ता जो भर्तियां हुई हैं उसमें मुलविस अफराद का कड़ा एहतसाब होगा। अली जैदी ने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी है, बेकायदगियां छुपा नहीं सकते। क्या ये दानिशमंदाना फैसला होता कि हम हकीकत छुपा कर रखते? थोड़ी तकलीफ जरूर बर्दाश्त करना होगी लेकिन ये हमारे मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। पायलट का मामला सेफ्टी का इशू है, सिस्टम को शफाफ बनाएंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जिस अंदाज से तैयारा हादसा केस के मामले को हैंडल किया है इस कौमी असासे की साख ही नहीं खराब हुई बल्कि अब इस इदारे की बंदिश का खतरा जो है वो लाहक हो गया है। मुआविन खसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर का यह कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल एविएशन हुकाम को तहकीकात का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। अवाम की हिफाजत के लिए तमाम इकदामात उठाए जा रहे हैं। 28 पायलट्स की हतमी रिपोर्ट जो है वो काबीना में पेश की गई है जिनके खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं अब वो जारी हैं।
पायलट्स की जो एसोसिएशन है पहले ही हुकूमती इक़दामात और ऐलानात को मुस्तरद कर चुकी है। ये PIA की साख को इस बड़े धचके के बाद इस एयरलाइन के वजूद को लाहक खतरात जो पैदा हो गए हैं उसके मुतालिक हम आज बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये खतरात तो पैदा हो गए हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो है वो PIA को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और उसकी इब्तदा हो चुकी है यूरोपीय यूनियन की जानिब से और इसके बाद बरतानिया की जानिब से भी 6 महीने की जो पाबंदी है वो PIA के ऊपर आयद की जा रही है। एक्सपेक्ट ऑब्वियसली ये किया जा रहा है कि अब इसको फॉलो करते हुए मजीद जो ममालिक हैं वो PIA के ऊपर पाबंदियां आयद कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी इशू पर बात करने के लिए PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि PIA जो है जिस तरीके से इस इशू को डील किया गया, जिस तरीके से जो है वज़ीर हवाबाजी का बयान हमारे सामने आया, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये करना नागुज़ीर था या फिर आपको लगता है इससे नुकसान हुआ? एक बड़ी बहस जो है वो हो रही है क्योंकि अपेरेंटली तो हम देख रहे हैं कि इससे PIA को नुकसान ही नुकसान हुआ है, लेकिन हुकूमत जो है वो इसका दिफा अभी भी कर रही है कि यही तरीका कार था और इसी तरीके से ये करना जरूरी था। देखिए, बहुत शुक्रिया। इस पे बहुत सारी राय हो सकती हैं और चूंकि मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं, लिहाजा में उनकी साइड की स्टोरी शायद मैं ना बता सकूं। मैं सिर्फ PIA की एंड की बात बताता हूँ। जी मैं PIA मौक़िफ़ पे जानना चाह रही हूँ। हुकूमत का मौक़िफ़ तो हमारे सामने है अब्दुल्ला साहब। जी, PIA सबसे बड़ा इसके अंदर नुकसान उठाने वाला इदारा है, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को नहीं जानती कि जी किसने लाइसेंस इशू किए या कौन बंदा था जो किसके अंदर इन्वॉल्व था। इसमें 5 बंदे थे, उसमें 10 बंदे थे। उनका सामने पाकिस्तान का फेस इस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को सजा देने के लिए PIA के ऊपर पाबंदी लगाई है। PIA जिस तरह आप जानती हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, और हमने 2019 में आफ्टर इयर्स आफ्टर डेकेड्स हमने अच्छे सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाई। हम लोग Q2 के अंदर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ गए। 2020 में तो हम बहुत ज्यादा पुर उम्मीद थे कि हम कंपनी को टर्न अराउंड की तरफ ले जाएंगे, हम ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे, और उसके बाद जो सारे अच्छे स्टेप्स हैं जिसमें प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है, फ्लीट इंप्रूवमेंट है, उन तमाम चीजों की पर हम बात करेंगे। पहले कोविड और उसके बाद ये बैन, इसने हम लोगों की बिल्कुल ही उम्मीदों के ऊपर और प्लान्स के ऊपर टोटली पानी फेर दी। यूरोप के ऊपर ना सिर्फ रेवेन्यू लॉस नहीं है, रेपुटेशन का बहुत बड़ा नुकसान है। एयरलाइंस जो हैं वो दहाइयां लगाती हैं अपनी रेपुटेशन बनाने पे, लोगों का ट्रस्ट डेवलप करने में, और जब इस किस्म की सिचुएशन से ट्रस्ट लूज हो जाए तो आपको पता नहीं कितना अरसा लगेगा वो ट्रस्ट दोबारा जो है डेवलप करने के ऊपर। तो PIA तो इस टाइम पे इज एट द रिसीविंग एंड, और हमारे लिए सिचुएशन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो PIA का इदारा ये समझता है अब्दुल्ला हफीज खान साहब के हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ तरीके से इस मामले को डील कर सकती थी, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में बड़ी बदनामी हो रही है PIA की, पाबंदियां लगाई जा रही हैं मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से। देखिए, इसमें 2 राय हो सकती हैं, और दोनों राय जो हैं वो मैं खुल के आपके साथ राय तो 2 हो सकती है अब्दुल्ला साहब। मैं तो PIA की राय जानना चाहती हूँ क्योंकि आप PIA के तर्जुमान हैं, तो इदारा इसको किस तरह से देख रहा है? मैं इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से जी बात बता रहा हूँ। देखिए, एक तो बात यह है कि बिल्कुल इट इज रिस्पेक्टेबल बात है, ये ऑनरेबल बात है, करेजियस बात है कि यू केम क्लीन। आपने अपने घर की जो चीज़ों की निशानदेही थी वो आपने खुद की, इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा होता जिसमें फॉरेन इंस्पेक्टर आते और वो इस चीज़ को अनकवर करते तो फिर आप पकड़े जाते। फिर अभी तो सस्पेंशन हुई है, शायद उस सूरत हाल में आपको बैन करना पड़ता। ये बात जो आज सामने आई है ये ज्यादा अरसा छुप नहीं सकती थी। अब इस तरह का ओवरऑल मैकेनिज्म्स आ गए, जितने एडवांस ऑडिट्स इंटरनेशनल बॉडीज पाकिस्तान की कमर्शियल एविएशन की करती हैं, PIA की करती हैं या रेगुलेटर की करती हैं, ये बात लामहला बाहर आनी थी। अच्छी बात ये है, ठीक है, आप इसके तरीकेकार के ऊपर बहुत ज्यादा बहस कर सकते हैं। मेरे से अगर आप पूछें तो शायद टाइमिंग बेहतर हो सकती थी या ठीक। अब्दुल्ला साहब के साथ लाइन में कुछ प्रॉब्लम को हम दोबारा लेने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला साहब ने जैसे कहा कि ये बड़ी करेजियस किस्म की बात है कि इस तरीके से जो है वो अपना एहतसाब किया जाए और अपने बारे में इस तरह की बात की जाए, लेकिन पॉइंट तो यहाँ पर ये भी है कि ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट भी तो किसी चीज का नाम होता है ना। मतलब जरूरी तो नहीं है कि अगर आपने एक चीज ठीक करनी है तो आप उसका इस तरीके से ढंडोरा पीट कर उसको ठीक करें कि पहले अगर एक जो इदारा है वो क्राइसिस से गुजर रहा है उसके ऊपर इतना एकदम से बोझ पड़ जाए आपकी उस बात की वजह से कि उसका सर्वाइवल जो है वो
मुश्किल हो जाए। अब्दुल्ला साहब, मैं यही पॉइंट उठाना चाहती हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट में तो किसी चीज का नाम होता है ना, मतलब अगर आपने ये बेहतरी लानी थी या फिर आपको इल्म हो चुका था कि इदारे में इस तरह की खराबियां मौजूद हैं, तो उसको डील करने का एक मुख्तलिफ तरीका भी हो सकता था। आप ये करते, ठीक है, आप दुनिया को जरूर बताते, अगर आपने दुनिया को बताना था तो आप जरूर बताते, लेकिन इसका एक तरीका हो सकता था कि पहले आप जो है वो सारी सफाई कर लेते या पहले अपना सिस्टम दुरुस्त कर लेते, उसके बाद बता देते जी कि हमने ये कर्ज जो है वो दिखाया है, ताकि इस तरह की पाबंदियों का आपको सामना ना करना पड़ता। देखिए, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। इस बात के ऊपर बिल्कुल हम दोनों एक पेज के ऊपर हैं कि ऑब्वियसली इसका तरीकाकार बहुत बेहतर हो सकता था। ये भी हम इस बात के ऊपर समझते हैं कि शायद इसका नैरेटिव या इसकी इंटेंसिटी को पहले ग्रेजुअली आप बताते और पहले दुनिया को ये बताते कि हम एक एक्शन ले रहे हैं और उसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन देन अगेन, जिस तरह मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली ये चीज़ हुई, उसके नतीजे में पीआईए ने नुकसान उठाया, पीआईए बैन हुई। मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि देखें, अब अल्टीमेटली डिस्कशन ये आ गई है कि मॉरल क्या था। क्या आप इसकी पर्दापोशी करते या आप इस पे खामोश रहते और इंतजार करते रहते किसी ना किसी हादसे का, या आपने एक्चुअली इसको सबके सामने ले आए और आपने खुद इस चीज को ओन कर लिया। अब आगे चलने की बात यह है कि चलें जो हो गया, अब इस पे हम बहुत ज्यादा बहस कर सकते हैं, हम इस पे बहुत ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं। अब आगे हमें बड़े ड्रास्टिक के स्टेप्स लेने हैं, आगे हमें रिफॉर्म्स लेने हैं जो पूरी दुनिया को करके दिखाने। देखिए, हम लोग अभी जिस तरह यूरोपियन यूनियन वालों के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली राब्ते में हैं। यूरोपियन यूनियन की तमाम एसोसिएशन इस बात से एग्री नहीं करती कि आपने चंद लोगों को सजा दे दी या आपने पूरी चीज को हाईलाइट कर दी। वो ये कहती हैं कि आप ये हमें अश्योरेंसेस दें कि अब आज के बाद ये चीज नहीं होगी। आपने प्रोसेस इंप्रूव कर लिया, आपने अपने घर को सही कर लिया। सजा देना या एक बात कर देना कि जी हमने इस चीज को देखा है, इतने आइडेंटिफाई हो गए, उनको हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड तो हमने किया था और हमने उनके साथ ये टेकअप किया था कि जी हम आपको गारंटी करते हैं कि कोई फेक लाइसेंस होल्डर या सस्पेक्टेड लाइसेंस होल्डर आप यूरोपियन यूनियन क्या कभी भी पीआई के जहाज के करीब नहीं जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, या आपका रिजॉल्व अपनी जगह के ऊपर सही होगा, लेकिन आप हमें अश्योरेंसेस दें कि ये चीज दोबारा रेगुलेटर की तरफ से नहीं होगी। और यही वो स्टेप्स हैं जो हमने लेने। हम अपना घर भी कर रहे हैं, हम उनको अश्योरेंस। हम जंप कर गए तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरा स्टेप तो ये है ना कि आप रीश्योर करें उनको, या फिर जो है वो करके दिखाएं कि आप जो है वो बेहतरीन हैं और इस तरह की कोई चीज नहीं है। दूसरा स्टेप ये था कि अभी तो आपको पाबंदियों का बहरहाल सामना करना पड़ेगा, उसके बीच में शायद आपको ये वक्त दिया जाए कि आप जो है अपनी चीजें बेहतर कर लें, लेकिन बहरहाल पाबंदियां तो लगना शुरू हो गई। बरतानिया ने लगा दी, यूरोपीय यूनियन ने लगा दी, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसको फॉलो करते हुए मजीद ममालिक, अमरीका, जापान या फिर जो अरब ममालिक हैं वो भी पीआईए के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाएं। क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप लोग फोरसी कर रहे हैं किस तरह की चीजें हो सकती हैं, और अगर होती हैं तो पीआईए को कितना नुकसान होता है? देखें, quite frankly, we are expecting the worst because जी, खान साहब जो है वो उनसे हमारा राब्ता एक बार फिर से कट गया है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा जो है वो बुरा हमारे साथ हो सकता है। तो यकीनन ऑब्वियसली फिर ये बात तो तय है कि एक एयरलाइन जो कि पहले ही मुश्किल हालात से दो चार थी, उसके बीच में प्रॉब्लम्स थे, आप उन प्रॉब्लम्स को जो डील करने का तरीका था वो इससे मुख्तलिफ हो सकता था। जी अब्दुल्ला साहब, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि जो आपने सेकंड स्टेप की बात की, वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। हम ये कह रहे हैं कि ये चीज इससे ज्यादा भी हो सकती है, बिकॉज वर्स्ट एक्सपेक्ट करके आप उस हिसाब से अपने आप को प्लानिंग करते हैं। हम शायद अपने बहुत सारे दोस्तों से भी वो चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस तरह मलेशिया की सूरत में वो हमारे ऊपर पाबंदी लगी जब हमने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। लेकिन साथ साथ जो आपने बात बोली है ना कि 6 महीने, शायद हम लोग 6 महीने और सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी कोविड की वजह से हर चीज हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मैं अब्दुल्ला साहब इस बात का क्या मतलब समझूं कि आप 6 महीने तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा फिर पीआईए के साथ? देखिए, इस बात का मतलब यह है कि हमने इस चीज को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना है। हमने इसीलिए बैक चैनल डिप्लोमेसी हमने बहुत ज्यादा तेज कर दी है। पाकिस्तान की सिफारत खाने, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इस चीज के ऊपर इन्वॉल्व है। हम बार बार उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, हम एंगेज कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के तमाम उनको कि आप पीआईए को
پی آئی اے کے اپنے سیفٹی پیرامیٹرز کے اوپر جج کریں. ہمارے اپنے سیفٹی انڈیکسز پی آئی اے کے ہسٹری کے سب سے بہترین لیول کے اوپر ہیں. یہ سیناریو جو آیا ہے یہ ایک ریگولیٹر کی سائٹ کے اوپر سے آیا ہے, اس کے اوپر ایشورنسز آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان دینے کے لیے تیار ہے. اس پوری چیز کے اوپر آپ پی آئی اے کو اس کے اوپر پینلائز نہ کریں. اب یہاں پہ یہ چیز آتی ہے کہ بیک آپ کی اوور آل انٹرنیشنلی آپ کی لابی کتنی اچھی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک کوشچن ہے آج بھی مختلف لوگوں نے وہ اٹھایا کہ آپ کے ہمسایہ ملک میں 4000 فیک لائسنس والے پائلٹ تھے. صحیح. ان کے اوپر تو کبھی یورپین یونین نے پابندی نہیں لگائی, ہمارے اوپر لگا دی. ٹھیک ہے, سعودی عربیہ میں یہ انسیڈنٹ آیا, ایجپٹ میں یہ انسیڈنٹ آیا, ایون یورپ کا ایک ملک ایسا تھا جہاں پہ یہ ایونٹس ہوئے. لیکن ان کی ڈپلومیسی بہت اچھی ہے, ان کی لابی بہت اچھی ہے, اور ہم انہی چینلز کو یوز کرتے ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس معاملے کو ویک کے اندر ریزالو کریں. عبداللہ صاحب آپ کی 7 مہینے ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ نے 4000 پائلٹس کی بات کی جو انڈیا میں فیک لائسنسز کے ساتھ تھے obviously, لیکن یہ جو ایشو ہے نا یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے عبداللہ صاحب. یہاں پر سیفٹی کا مسئلہ ہے, یہاں پر انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. آپ نے ملیشیا کی مثال دی کہ انہوں نے جس طریقے سے پابندی لگائی اور آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, تو obviously کوئی بھی جو ملک ہے اس کی دوستی اپنی جگہ, لیکن اس کے شہریوں کی زندگی اور سیفٹی جو ہے اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے, اور یہ بڑی جینوئن سی بات ہے. دیکھیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کمپرومائز کریں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ پاکستان's یا پی آئی ایز پوائنٹ آف ویو. ایک چیز ہے جو چیز ہم نے خود ہائی لائٹ کی, اب میں اوور آل پاکستان کے اینگل کی بات کر رہا ہوں, صرف پی آئی کی نہیں. ایک چیز ہے جو پاکستان نے خود ہائی لائٹ کی, ہم نے خود پوری دنیا کو بتایا کریجسلی ٹیکنگ اے مورل سٹینڈ کہ یہ چیز ہمارے پاس غلط ہے, ہم اس کو ٹھیک کریں. اور ساتھ ہم نے گارنٹی دی کہ 840 میں سے یہ 262 نکال دیں, باقی سب کا ہم نے آڈٹ کیا ہے, وہ بالکل صحیح ہے, وہ ٹرینڈ ہیں, وہ اس کے بعد ان کے چیکس ہوئے ہیں, وہ انٹرنیشنل لائسنسز ہیں, ان کے پاس ہزاروں گھنٹوں کا فلنگ ایکسپیرینس ہے. جب ایک ملک کسی دوسرے ملک کو انشورنس دیتا ہے تو دوسرے ملک کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اگر وہ آپ کے دوست ممالک میں سے شامل ہوتا ہے. دیکھیں جب ملیشین ایئر لائن ٹربل میں تھی, جب ان کے جہاز گرے تھے اور ان پہ پابندیاں لگ رہی تھی, تو پاکستان سب سے پہلے آیا تھا ان کی مدد کو, اور ہم نے ان کو جس حد تک ممکن مدد ہو سکتی تھی ہم نے وہ کی تھی. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ ریسیپروکیٹ کریں گے, بٹ ڈزنٹ میٹر. اب ایک پروفیشنل ڈیسیژن انہوں نے لیا ہے, ہم اس پروفیشنل ڈیسیژن کو پروفیشنلی ٹیکل کریں گے, اور ہم یا حکومت پاکستان جن سے انہوں نے سوال کیا ان کے کنسرنز ایڈریس کرے گی, اور یہی چیز ہم یورپ کے لیے بھی, یو کے لیے بھی, یا کوئی اور ملک اگر ہم سے مانگتا ہے ہم ان کے ساتھ یہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عبداللہ حفیظ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ترجمان پی آئی اے, لیکن بہرحال وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ شاید اس معاملے کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بھی ڈیل کیا جا سکتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ باقی وزیر ہوا بازی جو ہیں انہوں نے کیا واقعی یہ کریج شو کرنے کی کوشش کی کہ مجھ میں اتنا کریج ہے کہ میرے انڈر جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اگر وہ غلط ہو رہی ہیں تو میں ان کو بیان کرنے کی ضرورت رکھتا ہوں, لیکن انہوں نے شاید کانسیکوینسز کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. اس چیز پر اعتراض نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے بتایا گیا ہے یا پھر بہترین لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ تو لانی ہی چاہیے تھی. اور جہاں پر انسانی جان کا سوال ہو یا مسئلہ ہو تو وہاں پر تو ہر صورت اتنے سینسٹیو ایشو کے اندر بہتری کو لانا ضروری ہے. لیکن مسئلہ صرف یہی ہے یا پھر موقف جو ہے یا لاجیکل بات یہی ہے کہ آپ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے ٹیکل کر سکتے تھے. آپ یہ کر سکتے تھے کہ پہلے جو ہے آپ اپنے اندر وہ تمام چیزیں ٹھیک کرتے, اس کے بعد آپ دنیا کو بتا دیتے تھے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل موجود تھے, تاکہ آپ کے اوپر اس طرح کی پابندیاں یا سینکشنز نہ لگتی, جس کی وجہ سے پی آئی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سروائیو کرنے کی کوشش جو ہے اور وہ جدوجہد جو ہے وہ کر رہی ہے, اور اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں. ہم تو امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بہتری ہو جائے پی آئی اے کے لیے, اور اس طرح کی مزید سینکشنز یا پابندیاں جو ہیں وہ پی آئی اے کو برداشت نہ کرنا پڑیں, کیونکہ پی آئی اے جو ہے متعامل نہیں ہو سکتی مزید پابندیوں کی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ہمیں اس بریک کے بعد جوائن کر رہے ہیں, ساتھ رہیے. اس حکومت کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے, اس حکومت کی کوئی اور پالیسی نہیں ہے سوائے اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنانا, اپوزیشن کو وکٹیمائز کرنا, نیب کے ہتھیار کو استعمال کرنا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے جو جلد جانے والی ہے. چینی مہنگی کیوں ہوئی اور اس ذمہ دار کون ہے, اس کا کوئی جواب کمیشن نہ دے پایا. کرپشن کے اتنے باب ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوں گے. وزیر اعظم جواب دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ کشمیر کے سقوط کے ذمہ دار ہیں کہ مستقل ممبر ملکوں کے سربراہوں کو فون کال کر کے بھارت کے ظلم اور بربریت پہ توجہ دلاتے ہیں. یہ سوئے رہے اس کے اوپر. انہوں نے اسلامی ممالک کا سربراہی اجلاس تو کجا وزراء خارجہ کے اجلاس بلانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. آپ
अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात इस वक्त ये दावे कर रही है कि हुकूमत जाने वाली है, माइनस वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि माइनस पीटीआई होने वाला है। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की अपने अरकान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात के बाद नून लीग में कुछ हलचल दिखाई दी और दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग नून में भी कुछ अरकान माइनस होने वाले हैं। आज मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान पंजाब असम्बली क़यादत की इजाजत के बगैर वज़ीर आला पंजाब से मिलने पहुंच गए, जिस पर लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने अरकान की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि हमारे 6 अरकान असम्बली वज़ीर आला से मिले हैं और उन्होंने ये मुलाकात पार्टी क़यादत की इजाजत के बगैर की है। अज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का भी एक रुकन वज़ीर आला पंजाब से मिला है और हमने अपने अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए क़यादत को सिफारिश कर दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों में नून लीग के मियां जलील अहमद शरकपुरी थे, चौधरी अशरफ अली अंसारी भी उनमें शामिल थे, शात अहमद डाहा, गयासुद्दीन अज़हर अब्बास और मोहम्मद फैसल खान नयाजी उन अरकान में शामिल थे जो कि जाकर वज़ीर आला पंजाब से मिले हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के भी एक रुकने पंजाब असम्बली गजनफर अली भी इनमें शामिल थे। आखिर क्या वजह है कि इतनी मजबूत अपोजिशन हुकूमत के सामने हर मैदान में नाकाम होती चली आ रही है और हुकूमत गिराव मुहिम में बार बार नाकाम हो रही है? आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये गिला किया है और ये शिकवा किया है कि शायद हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो सही तरीके से अपना किरदार ही अदा नहीं कर पा रही। इतनी मजबूत होने के बावजूद भी इन तमाम सियासी मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर सीनियर रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आज की डेवलपमेंट आपके 6 एमपीएस जो हैं वो उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। पहले भी इस तरह की मुलाकातें होती रही, पार्टी ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? और ऑब्वियसली शायद नहीं लिया होगा जो अभी भी आपकी पार्टी के साथ हैं, आपके एमपीएस हैं, और उसके बाद फिर जो है वो इस तरह की मुलाकातें हुई हैं। पार्टी को क्या एतराज है इसके ऊपर और किस किस्म की कार्रवाई जो है वो इनके खिलाफ करने जा रहे हैं आप? ये है कि ये वही अरकान हैं जिन्होंने इससे पहले भी जो है वो मीटिंग्स की हैं। मीनिंग देयर बाई कि हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तर जो है वो तवानाइयों के बावजूद और अपोजिशन के मेंबर्स को उनके हलकों में फंड्स ना देने के बावजूद, उनके जो जायज़ काम है वो भी ना करने के बावजूद जो है इस तादाद में इजाफा नहीं कर सकी, बल्कि इसमें 2 की कमी हुई है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि, और ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं वहाँ पे मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त जेल में भी हैं, ये मैं समझता हूँ कि उनकी कामयाबी है कि उनका अपनी पार्लिमानी पार्टी के ऊपर ग्रिप, उनका उसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी मौसर है कि हुकूमत जो है वो इस 2, 3, 4 के या 5 के फिगर से जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी बात यह है कि यहाँ तक एक्शन का तल्लक है, इनको जब ये पहले मिले थे तो उनको नोटिस दिए गए थे। अच्छा। तो इन्होंने उस नोटिस के जवाब में ये कहा कि जी हम तो पार्टी के साथ हैं, हम तो जब पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम पार्टी के साथ खड़े होंगे, हमें तो अपने हलकों में बड़े मामलात हैं, मुश्किलात हैं, तो उसकी वजह से हम तो अपने हलके के या लोकल इश्यूज़ के लिए जो है वो हम मिले हैं। और आज वैसे ख़बर में भी यही बताया गया है कि वो अपने हलके के कामों की वजह से मिले हैं। और आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे जो है मेंबर पाबंद है अपनी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन का कि वो जो है वो मनी बिल पे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन का। ये बताइएगा कि फिर इस पर इतनी बेचैनी क्यों? हमने अज़मा बुखारी साहिबा के बयानात भी सुने, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी जा रही है, आप ये कह रहे हैं कि इट्स रूटीन मैटर, तो फिर पार्टी जो है वो कार्रवाई के बारे में नहीं सोच रही है? पार्टी इसमें देखे ना, इसमें अब बजट था, बजट में अगर कोई आदमी जो है वो उधर वोट कास्ट करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी आइन और कानून के मुताबिक। अब जब बजट के ऊपर पार्टी ने एहतजाज किया तो ये लोग सारे पार्टी के साथ खड़े थे, बल्कि इनमें से कुछ लोग वो तस्वीरों में जो है वो हुकूमत के खिलाफ बैनर लेके खड़े थे। तो कार्रवाई करने के लिए आखिर किसी न किसी आपको कानून या रूल का सहारा तो लेना पड़ता है। तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप किसी दूसरी पार्टी के बंदे से मिल नहीं सकते, लेकिन बहरहाल हमारे आज के हालात में पसंदीदा अमल नहीं है, इसलिए पार्लिमानी पार्टी के मेंबर्स वही वाली बात है कि ममानियत नहीं है लेकिन पसंदीदा अमल नहीं है। अच्छा, इसके जवाब में राना साहब आपका एक स्टेटमेंट आया और आपने कहा कि हालात बदलेंगे तो 60 से 70 लोग जो हैं अब वो शायद दूसरी तरफ आ जाएंगे। किस किस्म के हालात बदलेंगे? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या इस तरह के, जब 60 से 70 लोग होंगे तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ही हो सकता है? क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से तो आप लोग पहले भी बात करते रहे, पंजाब में तब्दीली की भी बड़ी बात होती रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखें, ये खबर तो वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद ही दे रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म की खबर जो है वो फिर इतनी जो है वो सोर्सफुल तो होती है कि उसके ऊपर आदमी को किसी हद तक
اعتماد جو ہے وہ کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے خود فرمایا آن دی فلور آف دی ہاؤس بات کرتے ہوئے کہ -1 جو ہے یہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے کہا کہ یہ -1 کا جو فارمولہ ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا, اور اگر یہ کامیاب ہو بھی گیا تو پھر جو ہے یہ فارمولہ لگانے والوں کو میرے ساتھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو اس قسم کے ان کے جو بیانات ہیں, تو اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کی صورتحال ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, اور اس کے ہونے کے امکانات جو ہے وہ فیوچر میں بھی جو ہے وہ بڑے واضح ہیں. چلیں, یہ تو حکومتی موقف ہے نا, حکومت کا سٹیٹمنٹ ہے. اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے ساتھ بڑی بنتی تھی آپ کی, وہ بھی اب آپ سے گلہ کرنے لگے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اختلاف اتنی اچھے نمبرز ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر پائی. ہم نے دیکھا تھا کہ جب مولانا صاحب جو ہیں وہ بات کرتے تھے حکومت گرانے کی, تب بھی آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. دھرنے میں بھی جو ہے وہ آپ لوگ میرے خیال میں مختلف رائے رکھتے تھے. آپ اس وقت حکومت گرانا نہیں چاہتے تھے, مولانا حکومت گرانا چاہتے تھے. تو کیا مسئلہ کیا ہے آخر, کیوں اپوزیشن جو ہے وہ نہیں ساتھ دیتی ہے؟ دیکھیں, یہ دونوں باتیں درست ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے, ہمیں اس گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے, یہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے. بالکل یہ مولانا فضل الرحمان کی بات درست ثابت ہوئی ہے, ملک کو نقصان پہنچا ہے. دوسری طرف ہمارا موقف یہ تھا پی ایم ایل این کا, یا اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, کہ بھئی اس کو ٹائم دیا جائے. اگر اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا تو پھر تو یہی کہتا رہے گا کہ جی مجھے تو ٹائم نہیں دیا گیا, ورنہ میں تو دودھ کی نہریں میں نے بہا دینی تھی یہاں پہ, اور میں نے تو ہر چیز کو ہی تبدیل کر دینا تھا. جس قسم کے انہوں نے نعرے لگائے تھے کہ جناب 3 مہینے میں جو ہے وہ $200 ارب جو ہے وہ باہر سے آ جائے گا, 100 ارب آپ کا قرضہ اتاریں گے, اور 100 ارب جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں گے. 10 ارب کی جو ہے وہ ماہانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. ٹیکس جو ہے وہ لوگ اس لیے نہیں دیتے کہ حکومت کرپٹ ہے, ہم جب آئیں گے تو لوگ جو ہے وہ ٹیکس دیں گے, اور 8000 ارب جو ہے وہ ہم اکٹھا کریں گے سال کا. تو ہمارا یہ موقف تھا کہ اسے کچھ ٹائم دیا جائے. کم از کم یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے 100 دن میں سب کچھ کر دوں گا, لیکن کم از کم اسے کوئی 6 ماہ سال دیے جائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. اور چلیں, آپ کے مطابق تو جو ٹائم آپ کہہ رہے تھے رانا صاحب وہ تو ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. لیکن بہت شکریہ, رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹائم ختم ہونے کے باوجود بھی ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جب بھی حکومت کو کوئی قانون سازی کرتی ہے, بجٹ پاس کراتی ہے, یا پھر پیٹرول بام جو عوام کے اوپر گرایا گیا 25 روپے اضافے کے ساتھ, اس میں بھی جو اپوزیشن نے کوئی اس طرح سے سٹینڈ نہیں لیا, کوئی مشکل نہیں ہوتی, اور کوئی ٹف ٹائم جو ہے وہ نہیں دے پاتی. ٹف ٹائم دینے سے مراد آبویسلی یہ ہے کہ جب طاقت دکھانی ہوتی ہے تو تب جو ہے وہ ووٹ پورے نہیں ہوتے. اور اس کی ایک مثال جو ہے ہم نے سینٹ میں تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھی ہے. تو یہ گلہ جو ہے وہ اپوزیشن کو عوام سے یقیناً ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا وہ والا رول ادا نہیں کر پا رہی. اب اے پی سی بلانے جا رہے ہیں, اب پتہ نہیں اب اس اے پی سی میں نیا کیا ہے اور کیا نیا ہوگا, اور باقی جس طریقے سے عوام چاہ رہی ہے کہ اپوزیشن اپنا رول پلے کرے, اس حوالے سے کوئی فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں اے پی سی کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اگر اب آپ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ جینوئن اپوزیشن نہیں کی تھی کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ حکومت کو وقت دینا چاہیے, تو وہ جو وقت دینا چاہیے تھا وہ تو اب ختم ہو گیا. اب تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے حکومت کو ایکسپوز کر دیا ہے, تو پھر اب آپ کو جو ہے وہ اپنا صحیح والا رول جو ہے اپوزیشن کا نبھانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.